निर्मला जी, आपकी नज़र से भी नामवर सिंह जी को देखना चाहेंगे और चूंकि एक पुरुष प्रधान हमेशा ये जो पूरा क्षेत्र रहा हिंदी आलोचना का, उसमें आपने अपनी एक जगह बनाई। इस उम्र में भी आप लिखती पढ़ती हैं। नामवर जी, आपकी नज़र से। देखिए, इत्तेफाक की बात है कि जिन दो व्यक्तियों के बारे में मुझसे बोलने को कहा जा रहा है, दोनों ही मेरे बहुत निकट रहे हैं। कृष्णा सोबती मेरी बड़ी, वो जीवित होते तो भी मैं उनके सामने यही कहती, बड़ी गहरी मित्र थे। मेरे घर से 50 गज की दूर पर रहती थी। उनसे परिचय राजकमल प्रकाशन की तत्कालीन मालिक शीला संधू ने कराया था। और कराया इस तरह था कि जब कृष्णा सोबती ने, मैं माल रोड पर रहती थी और तब दिल्ली में पहली बहुमंजिला रिहायशी इमारत बनी थी रिवियरा अपार्टमेंट्स नाम से। उसमें कृष्णा जी ने आकर के तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर लिया और हम दोनों की प्रकाशक शीला संधू को ये चिंता हुई कि आसपास कृष्णा जी के परिचय के लोग होने चाहिए ताकि उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी सहूलियत रहे। और ये प्रस्ताव लेकर वो कृष्णा जी को मेरे पास लाई और कृष्णा जी एक बार आई तो फिर आकर रह गई। माने मेरी उनसे कह सकती हूँ अभिन्न मित्रता होती चली गई क्रमशः। बहुत मुश्किल से खुलती थी, आसानी से हर किसी व्यक्ति को विश्वास में नहीं लेती थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पब्लिकेशन डिवीज़न में काम करती थी, लौटती थी, माल रोड के बस स्टैंड पर उतरती थी, 10 कदम के आगे मेरा घर था, लेन में मुड़ जाती थी और आकर के फिर मेरे पास बैठती थी। चाय पीते थे, बातें करते थे दुनिया जहान की। और फिर धीरे 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 उनके निजी जीवन के सारे प्रसंग, कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जो शायद मेरी जानकारी में ना हो, विश्वास में वो लेती चली गई और मैंने उनके विश्वास की इज्जत की, उसे बिल्कुल धरोहर की तरह से समो कर रखा। और इन दोनों व्यक्तियों का जाना, और जहाँ तक नामवर जी का सवाल है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। औपचारिक रूप से गुरु नहीं थे, लेकिन गुरुवत थे। उन्होंने मेरी दृष्टि को मुक्त किया। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और आप लोगों में से पता नहीं कितना जानते हैं या कितने लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय पर एक समय में डॉक्टर नगेंद्र का बहुत वर्चस्व था। बड़ा भारी नाम था, लगभग आतंक था उनके नाम का। और वो रसवादी आचार्य थे, रस के अलावा किसी चीज़ को मानते नहीं थे, साहित्य में मानने को आसानी से तैयार भी नहीं होते थे। उस रसवाद में नामवर सिंह ने पहली बार आघात किया और ये दोनों के बीच दुश्मनी का कारण हो गया लगभग, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र को अपना विरोध कभी सही नहीं होता था। भयानक रूप से असहिष्णु व्यक्ति थे, वो विरोध नहीं सह सकते थे। अब ये दो 36 के आंकड़े वाले व्यक्ति, एक मेरा गुरु, एक मेरा मित्र, आप सोच सकते हैं मेरी क्या दुर्दशा हुई होगी दोनों के बीच में। एक संतुलन बनाए रखा, जीवन भर दोनों के साथ बहुत कायदे से संबंध निभाए। एक एक करके दोनों का जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति की तरह हुआ। दृष्टिकोण मेरा जाहिर है, क्योंकि उम्र का फ़र्क था, तो दृष्टिकोण मेरा जाहिर है कि नगेंद्र जी के साथ बहुत मेल नहीं खा सका बहुत समय तक। मुझे उनका कट्टर रसवाद हजम नहीं हुआ बहुत समय तक। और स्वभावतः मैं, क्योंकि मेरा संपर्क बहुत नए लेखकों से और उनकी लेखन शैली से, उनकी रचनाओं से रहा, बराबर मैं पढ़ती रहती थी। और नगेंद्र जी ये मान कर चलते थे कि वो छायावाद के बाद कुछ नहीं लिखा गया, और ज़्यादा से ज़्यादा कविता में, और ज़्यादा से ज़्यादा अज्ञे को भी थोड़ी सी गुंजाइश देकर के स्वीकार कर लेते थे। उसके बाद कहानी उपन्यास में कुछ नहीं लिखा गया, कथा साहित्य में कुछ नहीं लिखा गया। इसके बाद आगे बढ़ने से इनकार करते थे, तो उनके यहाँ गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन जितना पढ़ते थे, जिस चीज़ में विश्वास करते थे, बड़ी दृढ़ता से विश्वास करते थे, प्रतिपादन करते थे।
अब ये दो विरुद्धों के बीच में सामंजस्य बैठाते बैठाते और अपनी दृष्टि को विकसित करते करते संघर्ष में पूरे मेरी ज़िंदगी गई। और जो संघर्ष में ज़िंदगी गई और जिस रूप में मेरा ख्याल है मैंने अपने आप को क्रमशः तैयार किया, या कहूँ पता नहीं विकसित किया कि नहीं किया, लेकिन तैयार किया और पढ़ाई लिखाई की, उसका मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। मेरा ख्याल है बहुत ठीक तरह से चली, बहुत खुली दृष्टि लेकर के चली। और सबसे बड़ी बात ये, इन लोगों से मैंने सीखा कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। जीवन भर आप पढ़ते लिखते रहते जब तक आपकी आंखें साथ दें। आंखें साथ देनी चाहिए और बुद्धि ग्रहण करने में समर्थ होनी चाहिए। इससे ज़्यादा उपादेय चीज़, क्योंकि हम लोगों को, हम जो किताब के कीड़े लोग हैं, हम लोगों को कोई और दूसरे शौक़ नहीं है। बड़ी मुश्किल है, कुछ दूसरे शौक़ होते तो अच्छा रहता। इधर उधर गुलछर्रे उड़ाते हम लोग भी, नहीं है दूसरे शौक़, क्या करें, हमारी मजबूरी है। मैंने वाजिब शौक़ हैं थोड़े बहुत, लेकिन जितने शौक़ होते हैं लोगों को अमूमन वैसे शौक़ नहीं है। इसलिए अब अगर ज़िंदगी सार्थक लगती है तो सिर्फ इसलिए कि आँखें ठीक हैं। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि आँखें सलामत रहें, हाँ, और बुद्धि ग्रहण करती रहे। अशोक जी को आपने देखा है, यानी वाजिब शौक पे वो बिल्कुल लाल हुए पड़े। मैं इसलिए लाल हो रहा था कि मैं थोड़ा सा असहमत होना चाहता हूँ कि पुस्तकें पढ़ने के लिए दूसरे शौक छोड़ना ज़रूरी नहीं है। पुस्तकें आपका बुनियादी शौक हों, क्योंकि वो हमेशा साथ देती हैं। लेकिन जो दूसरे शौक हैं, मसलन उनको भी रहा है, शास्त्रीय संगीत, अभी जो आप संगीत सुन रहे थे उसमें वो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर है। लेकिन जो संगीत है या नृत्य है, जो दूसरी कलाएं हैं, उनमें रुचि रखते हुए, जीवन को समृद्ध करते हुए पुस्तकों की दुनिया में रमा जा सकता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये अशोक जी मुझे बता रहे हैं, मैं जो अच्छन महाराज की शागिर्द रही हूँ बरसों, बाकायदा व्यवहारिक रूप से स्टेज की डांसर, बरसों मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया है। बिरजू महाराज मेरे गुरु भाई हैं, बहुत देर में छोड़ा मैंने। और अगर आज भी कोई बेताला नाचे तो मुझे पकड़ने में 2 सेकंड नहीं लगते। क्या बात है। मैं फौरन पकड़ लेती हूँ कि कहाँ गलत हुई ताल, कहाँ भाव भंगिमा गलत हुई। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। बचपन से, अजीब बात है, व्यापारी परिवार में पैदा हुई थी। मेरे पिता तो जौहरी थे, लेकिन जौहरी होने से एक आदमी में परख होती है ना, वो परख मैंने उनसे इनहेरिट की। और हमेशा मैं समझती हूँ मैंने चीज़ों को सही ढंग से परखा। और उसी तरह से मैंने साहित्य में भी मुझे कम चूक होती है अच्छे बुरे साहित्य की पहचान करने में। मैं ये तो नहीं कह सकती, किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ जाता है जी। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने पिता से विरासत में पाई जी। मुझे इस बात का गर्व है कि व्यापारी पिता की पुत्री होने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपनी जगह बनाई। आप लोगों ने बुलाया, मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए धन्यवाद जी।